मेरे साथ मौजूद हैं इस समय मानस राज। तो आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए आपके बीच आए हैं वो काफ़ी चर्चा में है इस समय। चर्चा में इसलिए है कि खालिस्तान के जो समर्थक बताए जाते हैं अमृतपाल सिंह, तो आज हम खालिस्तान के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो हार्दिक स्वागत है आपका मानस। तो आज हम जानना चाहते हैं आपसे कि खालिस्तान का जो बैकग्राउंड है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो इस सब के बारे में आपसे हम सवाल करेंगे। तो पहला सवाल मेरा यही है कि आखिर खालिस्तान शब्द का उपयोग कहाँ से हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये शब्द कोई नया नहीं है। 1923 में हमने देखा होगा जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, जब वो औपनिवेशिक काल चल रहा था देश में, तो उस समय से ये मांग उठती आ रही है। और ये अंग्रेज़ों का बोया हुआ कह सकते हैं एक बीज है, क्योंकि जब आप अनडिवाइडेड पंजाब, जो अविभाजित पंजाब है जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था जी, तो एक शुरू से एक फीलिंग थी वहाँ पे कि हमें एक स्टेटहुड चाहिए, स्टेटहुड। और 1966 तक हम जानते हैं कि पंजाब को पूर्ण राज्य का भी दर्जा नहीं दिया गया। तो एक अंदर से डिससेटिस्फैक्शन की भावना थी उनमें, पंजाब के लोगों में, कि हमारी सुनवाई नहीं होती है या हमें उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि भाषा के आधार पर जो प्रांतों की रचना हो रही थी भारत में, उस आधार पर भी पंजाबी एक महत्वपूर्ण भाषा थी। पर पंजाबी को उस तरीके से नहीं ऊपर लाया गया जिस तरीके से। हालांकि 1966 में जब स्टेटहुड मिलता है पंजाब को, जब पूर्ण राज्य मिलता है, तो उसके बाद से ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये छिटपुट सुनाई देता है कि खालिस्तान और ये सब चीज़ें। पर इसका जो पीक टाइम कह सकते हैं आप 1978 में जाके आता है, जब जर्नैल सिंह भिंडरावाले नाम का एक इंसान, जो दमदमी टकसाल, एक उनकी धार्मिक संस्था है दमदमी टकसाल का, जब वो हेड बनता है। और हम जानते हैं कि जैसे अमृतपाल के केस में क्या है कि अमृतपाल की कोई बैकग्राउंड ऐसी नहीं रही, लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरावाले की एक बहुत बड़ी रिलीजियस बैकग्राउंड रही थी। वो उन 8 भाई बहन थे और उनके माँ बाप ने उन्हें बचपन में ही दान दे दिया था दमदमी टकसाल को। और 1978 में वो इलेक्ट होकर चुन के उस दमदमी टकसाल के हेड बनते हैं। तो फिर इसमें आगे चीज़ें फिर बढ़ती हैं और धीरे धीरे कई तरह की पॉलिटिक्स इसमें काम करती है। कांग्रेस की विद इन राइवलरी, कांग्रेस की अकाली दल से पॉलिटिक्स इसमें रोल प्ले करती है। सवाल यही आ रहा है कि मानस, कि जिस तरीके से भिंडरेवाला का कांड हुआ, जिस तरीके से सिख दंगे हुए, उसके बाद जिस तरीके से स्वर्ण मंदिर में सारा वो जो पुराना था ना वो हुआ, उसके बाद जिस तरीके से अभी कुछ महीनों में अमृतपाल के आने के बाद जिस तरीके से घटनाएं पंजाब में घटी, और पंजाब की के अलावा जिस तरीके से विदेशों में भी खालिस्तान की आवाज़ उठी है, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में जिज्ञासा है कि आखिरकार भिंडरेवाला था कौन और इसकी मांग क्या थी और इसने किस तरीके के जो है कृत्य किए थे उस पर भी है। और क्या अमृतपाल जो है भिंडरेवाला बनने की रास्ते पर चल पड़ा है? और लेकिन अगर हम ये कहें कि भिंडरेवाला रास्ते पर चल पड़ा है, भिंडरेवाले के अमृतपाल, तो लेकिन भिंडरेवाला कभी डर के भागा नहीं, लेकिन अमृतपाल डर के भाग रहा है। तो इस पर आप किस तरीके से देखते हैं इस सारी चीज़ों को? देखिए, अमृतपाल डर के भाग रहा है या फरार है या किसी की गिरफ्त में है, ये बात कई तरह की खबरें चल रही हैं मीडिया में। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स पर नहीं जाते हैं। और जो भिंडरेवाला से हम शुरू करते हैं कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले की, जैसा हमने पहले बात की कि उसकी एक रिलीजियस बैकग्राउंड हुआ करती थी। 8 साल की उम्र में ही उसने दमदमी टकसाल, उसके माँ बाप ने उन्हें दे दिया था कि आप जाइए, अब गुरु दी सेवा करिए, जो चीज़ें होती हैं उनमें, जैसे हमारे यहाँ जो आश्रम व्यवस्था है, तो उस तरीके से उनकी एक पूरी ट्रेनिंग हुई थी। अमृतपाल के केस में क्या आप देखेंगे कि वो 1.5 साल पहले उसकी सिख वाली लुक भी नहीं थी उसकी, वो खालसा तक नहीं था, तो वो खालिस्तान की मांग कैसे करने लगा, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं समझ में आती है कि ये कहाँ से आया है। ये एक नॉर्मल, ये फैंसी हेयर कट रखता है, ये ना पगड़ी पहनता है। 1 साल पहले तक जो फोटोज़ आ रही हैं सोशल मीडिया से और अन्य माध्यमों से, उसमें हम देखते हैं। तो अमृतपाल एक अचानक से आया हुआ कैरेक्टर है। ये दीप सिद्धू की जब बात आती है कि किसान आंदोलन में जब वो एक्टिव थे दीप सिद्धू और उनकी मौत हो गई, तो कुछ जो तत्व हैं जो बाहर, जो कनाडा और इस तरह की जो काफ़ी लिबरल डेमोक्रेसीज में जो लोग रहते हैं और जो सिख हैं, तो उनका अभी एक उनके दिमाग में वो चीज़ बैठी है। 1978 ऑपरेशन ब्लू स्टार और 84 के दंगे, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में बैठी हैं, तो वो इस चीज़ को पुश करते रहते हैं बार बार। तो ये सवाल है कि अगर आप देखेंगे इतिहास इन सारी चीज़ों का, तो 1929 से शुरुआत हुई और इसमें जब जवाहरलाल नेहरू के बीच 3 लोगों ने जब हुआ कि पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी उस पर जब हुआ, तो वहाँ पर 3 मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने विरोध जताया। दलित समुदाय समूह से भीमराव अम्बेडकर ने, और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी इसका
विरोध जताया गया था उस समय। और इसके बाद फिर 1947 से अलग राज्य की मांग की जाने लगी, अब एक अलग देश की मांग की जा रही है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से बाहरी जो देश में खालिस्तान को लेकर जिस तरीके से अमेरिका में हुआ अभी हाल ही में, तो उसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके की मुहिम चल रही है और सरकार को किस तरीके से इस पर नजर रखनी चाहिए और सख्ती बरतनी चाहिए भारत सरकार को, और कहाँ खामी रह जा रही है आखिरकार? देखिए, खामियों की सबसे पहले हम बात करेंगे। जो आपने आखिरी सवाल पूछा वहीं से शुरू करते हैं कि खामियां तो थी, इसमें कमी भारत सरकार में भी थी, इसमें कमी पंजाब सरकार में भी थी। हमारे पास तमाम ऐसे कानून हैं, जब कोई स्टेट के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अगर सोच भी रहा है तो हम उसको डिटेन कर सकते हैं, मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये सवाल क्यों पूछा नहीं जा रहा? सिर्फ पंजाब की ही सरकार इसमें दोषी क्यों है? पंजाब की सरकार निश्चित तौर पे दोषी है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके अंडर में थी। और अजनाला का जो आपने देखा होगा, जो पुलिस थाने का कांड हुआ, वो सब चीज़ें सामने आई निकल के। लेकिन इसमें केंद्र की सरकार, उनके पास यूएपीए और तमाम ऐसे कानून है, जिसमें कोई अगर सेपरेशन और इन सब चीज़ों की सोच भी रहा है तो आप उसको डिटेन कर सकते हैं, उसको कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो यही सवाल है कि भारत सरकार जिस तरीके से अमेरिका में भारतीय एम्बेसी के बाहर जिस तरीके से खालिस्तान का जो फ्लैग जो लगाने का प्रयास किया गया, उसके बाद भारतीय एम्बेसी की तरफ से भी उसको विरोध में बड़ा फ्लैग लगाया गया, 2 गुना 3 गुना बड़ा फ्लैग लगाया गया। लेकिन क्या भारत सरकार को इस पर कुछ सख्त संदेश नहीं देना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें ना हो, फिर से दोबारा ना हो? और आप हाल में देखेंगे तो विदेशों में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ खालिस्तान को लेकर, अब अमेरिका में हुआ, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है। तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? इस पर भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जो अभी तक भारत सरकार ने नहीं उठाया है? देखिए, सिख कम्युनिटी जो है हमारे देश की एक बहुत ही धनी और बहुत ही अच्छी कम्युनिटी मानी जाती है। पूरी दुनिया में सिख फैले हैं, पूरी दुनिया में। जैसे अजय बंगा साहब आज भारत आ रहे हैं, मास्टर कार्ड के जो बिल्कुल बिल्कुल। तो सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में फैली। आप देखेंगे थाईलैंड में है, वो मिडिल ईस्ट में है, अफ्रीका में है, आपको यूरोप में मिलेंगे आपको सिख, मतलब पूरी दुनिया में आपको सिख मिल जाएंगे। पर जब आप ये सेपरेशन और इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो एक सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कहते हैं ना, कि अंतर विरोध एक चलता है उनका, वो वापस से 78 और 80 का जो दौर था, जो 1980 का, जिसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाले थे, पंजाब में काफ़ी अराजकता फैली हुई थी, और तो उस दौर में ये ले जाना चाहते हैं। पर हमें यहाँ ये चीज़ समझनी होगी कि अमृतपाल और जर्नैल सिंह भिंडरावाले, जब जर्नैल सिंह भिंडरावाले कुछ भी नहीं था, मात्र वो एक संत था, जब वो सेवादार ही था, उस समय से लोग उसको संत बाबा जर्नैल सिंह जी खालसा भिंडरावाले कहा करते थे। लेकिन मेरा सवाल, आपने जो ये बताया, इसमें यह आया कि अमृतपाल सिंह दुबई रहता था कुछ साल, और अचानक आया दीप सिद्धू के मौत के बाद, वो अचानक आया और उसको वारिस पंजाब डे का जो है लीडर बना दिया गया। तो आखिरकार जो विदेश में रह रहा था उसको भारत में आकर वारिस पंजाब डे का लीडर बना दिया जाता है, इसने सराखों पर रखा जाता है। साथ में ही आपने देखा होगा कि स्वप्न शर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि ISI से भी इनके संबंध हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान भी लगा हुआ है कि भारत में भाई कुछ ना कुछ तो गेम होता रहे, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की होल्ड जो है, जब से हमने आर्टिकल 370 जो संशोधन किया, उसमें एब्रोगेट कहना गलत होगा, हालांकि टेक्निकली वो एब्रोगेट नहीं हुआ है, उसमें संशोधन हुआ है। तो जब से वहाँ हुआ तो पाकिस्तान का जो एक प्रोजेक्शन था, वहाँ पे जो वो नैरेटिव फैलाया करते थे कश्मीर में कि आप परेशान हैं, आप ऑप्रेस्ड हैं, ये नैरेटिव उनके ख़त्म हो रहे हैं। और वहाँ की जनता भी अब ये समझ रही है कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए, हमें विकास चाहिए, तो हमें भारत के मेन स्ट्रीम के साथ मिल के चलना होगा। और उसमें दोनों साइड का अच्छा है, खून खराबे से किसी को कुछ नहीं मिलना। बिल्कुल बिल्कुल। यही केस होता है जब पंजाब के साथ, जब वो उस दौर में हम देखते हैं 1980 के दौर में, तो एक वायलेंस, एक भय का माहौल बना रहता था। पाकिस्तान उसी चीज़ को वापस शुरू करना चाहता है बार बार, कोई शक नहीं है इसमें कि वो कोशिश करता रहता है, ISI बार बार कोशिश करता है। इस समय पाकिस्तान की राजनीतिक हालात जो हैं वो इस तरह के हैं कि वो डायरेक्टली कुछ करने की स्थिति में नहीं है। आप देख रहे होंगे कि घुसपैठ की जो नंबर्स हैं, जो पहले काफ़ी घुसपैठ होती थी हमारे बॉर्डर्स पे, खासकर नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे, जो कश्मीर का जो बॉर्डर लगता है, LOC है जो, वहाँ से काफ़ी घुसपैठ हुआ करती थी। सारी चीज़ें कम है, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारी रिलेवेंस भारत में ख़त्म हो रही है, हमारी रिलेवेंस उनको समझ नहीं आ रही। तो वो करते क्या है कि जो भी उनको मदद मिलती है, जो भी एड्स मिलती है, अब ये कहीं प्रूवन तो नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर उनको $100 मिलते हैं तो वो $20 निश्चित तौर पे भारत में खर्च करते हैं उस पर। तो ISI का एक रोल इसमें। अब आते हैं अमृतपाल पे। जब हम देखेंगे कि अमृतपाल तो ये
बोलता काफ़ी अच्छा है, वाक्पटुता है इस इंसान में, और इंग्लिश जानता है, ये बड़ी अच्छे से अपनी बातों को रखता है, तो लोगों को लगता है ये तो कोई बहुत बड़ा दार्शनिक और आइडियोलॉग टाइप का इंसान है। पर एक जगह इसकी ट्रेनिंग जो है कह सकते हैं कि कच्ची रह गई, और वहाँ पे ये था कि इसने गुरुद्वारे में जब ये गया इसने फर्नीचर तोड़ना शुरू कर दिया। कभी भी हर जगह जहाँ भी ये गया, अजनाला में गया तो इसने गुरु ग्रंथ साहिब को आगे करके अपने जो भी काम करवाने थे या बातें मनवानी थी वो करवाई। तो इस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ लेके और इस तरह के काम करना, तो पहले ही ये सिख कम्युनिटी इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना ये प्रोजेक्ट किया गया इन दिनों सोशल मीडिया में कि सारे सिख अमृतपाल के साथ हैं। अगर नहीं है, अगर ऐसा होता, हम आपको बताना चाहेंगे भास्कर कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं पूरे दुनिया में, जैसे मैंने कहा कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, काफ़ी ज़्यादा लिबरल, जैसे कनाडा है और अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ये जो काफ़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, जो डेमोक्रेसी का जो झंडा बरदार हैं जो देश, इनमें एक सेक्शन ऐसा है जो मैंने कहा कि वो 1980 वाला सेंस, उनमें आज भी वो भिंडरा वाले और चीज़ों को मानते हैं। हाँ, 1984 का सिख दंगा, उन चीज़ों को वो मतलब उनके घाव अभी तक कह सकते हैं एक तरह से ताज़ा हैं, तो वो उस तरीके से देखते हैं। अब बात यहाँ आती है कि अमृतपाल ने अपने एक स्टेटमेंट में एक बड़ी मज़ेदार बात कही जो चर्चा का विषय भी थी, हालांकि उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, कि अगर हिंदू राष्ट्र सही है, हिंदू राष्ट्र की, तो सिख राष्ट्र, जैसा कि आपने कहा सिख राष्ट्र, तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि क्या वो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहा है, क्या वो हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट कर रहा है ऐसा बोल के कि अगर हिंदू राष्ट्र सही है तो सिख राष्ट्र, तो ये चीज़ें लोग नहीं समझ रहे। हालांकि पंजाब की पब्लिक उनके साथ नहीं है, क्योंकि 1980 का दौर था जो भास्कर, वो काफ़ी अलग था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें कई सारी चीज़ें, उसमें स्टेटहुड था पंजाब का, कि पंजाब को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, एक भाषा और बोली का भी एक उसमें रोल प्ले था, जो वहाँ पे दरबारा सिंह और ज्ञानी जैल सिंह की कांग्रेस के अंदर जो पॉलिटिक्स थी वो भी थी, प्लस कांग्रेस को अकालियों को एक साइड करना था, तो अकालियों को साइड करने के लिए उनको कोई ऐसा चाहिए था। और ये ऑफिशियली, ये आप जब मार्क टली की किताब पढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी, मिसेस गांधी लास्ट बैटल नाम से उनकी एक किताब है, और मार्क टली और सतीश जैकब जी ने लिखी है 1984 के पूरे घटनाक्रम पे। जब आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने साफ साफ ये बताया है कि ये इसका कोई मतलब एक कारण नहीं था, उस समय कई मेजर पॉलिटिकल कारण थे जिसके कारण ये चीज़ें उठ खड़ी हुई। पर अभी ऐसा कुछ नहीं दिखता। ये आदमी अचानक से दुबई से आया दीप सिद्धू की जगह लेके, और दीप सिद्धू को ये लोग शहीद कह रहे हैं। शहीद का तो मतलब ही कुछ अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे एक्सीडेंट में मौत हुई थी तो शहीद नहीं कहा जा सकता, शहीद तो नहीं कहा जा सकता। और ये जो बाबा बंदा बहादुर थे, जो हमारे गुरु जी के सेवक थे, जो गुरु गोविंद सिंह और सिख धर्म में, तो उनके बेटे का कलेजा उनके मुंह में ठूस दिया था मुगलों ने, और उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और फिर वो शहीद हुए। खौलते हुए तेल में डाला गया मतीदास को यहीं चांदनी चौक के पास। तो ये सब चीजें तो शहीद की परिभाषा अलग थी, और कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को गलत ठहराने का काम कर रही है, जो शहीद हुए हैं सही में और जो शहीद नहीं हुए हैं सही में। तो मैं आपको अब इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें अमृतपाल से जुड़ी जो खबरें आई हैं उसमें ये है कि उत्तराखंड और हिमाचल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अमृतपाल जो है उत्तराखंड में भी भाग कर जा सकता है या हिमाचल में भी भाग कर जा सकता है। हरियाणा में अभी उसकी CCTV फुटेज आई जिसमें वो हरियाणा में भी देखा गया था, लेकिन अब पुलिस का मानना है कि वो हिमाचल या उत्तराखंड में भाग कर जा सकता है। तो इस तरीके की खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और इसी तरीके की खबर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।